प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग परवलय की परिभाषा, परवलय का मानक समीकरण और उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल किए थे। आज हम लोग उसी के आगे एक नए टॉपिक दीर्घवृत्त, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है इलिप्स, के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घवृत्त क्या होता है, उसका मानक समीकरण क्या है, उससे संबंधित कुछ टर्म हैं वो क्या होते हैं, और प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखें कि दीर्घवृत्त क्या होता है। यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि दीर्घवृत्त तल के अंदर उन सभी बिंदुओं का देखिए समुच्चय है जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बने हुए हैं, ये दीर्घवृत्त की संरचना ऐसे होती है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ऐसे। यहाँ दो, एक बिंदु P1 है, कोई बिंदु ले लीजिए P2 P3, ठीक। तो इन सभी P1 हो चाहे P2 हो, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी एक निश्चित, दो निश्चित बिंदुओं की दूरी, एक मान लीजिए F1 है, एक निश्चित बिंदु है F2 है, से दूरी का योग, मतलब P1 F1 प्लस P1 F2 का योग सदैव क्या होगा, अचर, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो यह ऐसे कहा जा सकता है दीर्घवृत्त क्या है, ऐसे बिंदुओं का, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदु से दूरी का योग सदैव अचर हो, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं, ठीक। अब दीर्घवृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, यहाँ फिगर में बना हुआ है, देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ठीक। यहाँ पे एक दीर्घवृत्त बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन है, ये जहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये इसको दीर्घवृत्त का हम कहते हैं केंद्र, केंद्र, ठीक। और देखिए यहाँ फिगर में जो बना हुआ है ए डैश, ए डैश, यह क्या कहलाता है, दीर्घवृत्त का शीर्ष कहलाता है, ठीक। और ए डैश को हम कहते हैं दीर्घवृत्त, देखिए दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष का मतलब क्या होगा, दीर्घ अक्ष होता है कि वह रेखा जो कि नाभियों से होकर के गुजरती है, F1 F2 से होकर के गुजरती है। यहाँ F1 और F2 क्या है, नाभिक, जो दो स्थिर बिंदु हैं उनको नाभिक कहा गया है, ठीक। तो ए डैश, तो दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, 2a के बराबर होती है। और दीर्घ अक्ष के लंबवत और केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा है उसको हमने कहा है लघु अक्ष। ये है लघु अक्ष, फिगर बना हुआ है, और लघु अक्ष की लंबाई होती है 2b, ठीक। पहले ही बताया जा चुका है कि दो स्थिर बिंदु होते हैं, जो कि यहाँ फिर लिखा हुआ है F1 और F2 लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं, इनको नाभि कहा गया है, ठीक। तो केंद्र हो गया, यहाँ देखिए दो शीर्ष हो गया, दो नाभि हो गई, ठीक। दीर्घ अक्ष हो गया, दीर्घ अक्ष की लंबाई किसके बराबर होती है, 2a के बराबर होती है। लघु अक्ष ये है, इसकी लंबाई को हम 2b से लिखते हैं, फिगर में दिखाया गया सब, वही फिगर यहाँ भी बना हुआ है, देखिए, ठीक। यहाँ ए जो लिखा हुआ है वो अर्ध दीर्घ अक्ष कहा जाता है, अर्ध दीर्घ अक्ष, क्योंकि AC ये क्या है, दीर्घ अक्ष होता है, तो उसका आधा, आधा का मतलब होता है केंद्र से लेकर के, देखिए एक केंद्र है, केंद्र से लेकर के शीर्ष की दूरी को हम कहते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, ठीक। तो उसको A से लिखा गया, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई हो जाएगी A, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी B। F1 और F2 क्या है, ये नाभि है,
तो केंद्र से नाभ के बीच की दूरी, केंद्र क्या है हमारा, O है, नाभि एक है F1 और एक है F2, तो केंद्र से नाभ के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, C से, मतलब OF1 बराबर OF2 बराबर हो गया C। और नाभि दूरी, दो नाभि क्या है, नाभि दूरी का मतलब दोनों नाभियों के बीच की दूरी F1 F2 बराबर हो जाएगा 2C। फिगर भी लग रहा है, फिगर में देखिए F1 एक OF1 क्या है, C है, OF2 क्या है, C, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगी D। तो नाभुओं के बीच की दूरी होती है 2C। ठीक, तो ये हो गया नाभि दूरी। अब ये हो गया नाभि दूरी। अब देखिए नाभि दूरी का हो गया 2C, तो जब भी आता है नाभि दूरी ज्ञात करिए तो हम 2C का मान ज्ञात कर लेंगे, C का मान ज्ञात कर लेंगे, उसका दोगुना कर देंगे तो हो जाएगी 2C नाभि दूरी। अब है अर्ध दीर्घअक्ष, अर्ध लघु अक्ष और केंद्र से नाभ की दूरी। तो अर्ध दीर्घअक्ष बताया गया है क्या होता है, A होता है, अर्ध लघु अक्ष B होता है, और केंद्र से नाभ की दूरी को C से लिखते हैं। तो इनके बीच जो संबंध होता है ये होता है A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब इन तीनों में से देखिए, इनमें से कोई दो मालूम हो तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार जब जरूरत पड़ेगी या तो A का मान ज्ञात करना हो, या B का मान हो, या C का हो, या A B दिया हो तो C का मान ज्ञात करना हो, तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक नया टर्म आता है उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता अंग्रेजी में कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता E बराबर होता है, देखिए यहाँ पे E बराबर होता है C अपान A, C बटा A। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता E बराबर होता है C बटा A। ठीक, या हम त्रिज्या गुणा कर दें यहाँ से तो C बराबर हो जाएगा EA, ये C बराबर EA। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता का मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। उत्केंद्रता का मान 1 से कम होता है। परवलय के लिए, परवलय के लिए E बराबर होता है 1, परवलय के लिए E का मान 1 होता है, दीर्घवृत्त के लिए E का मान 1 से कम होगा। तो जब भी हल करेंगे E का मान ज्ञात करने के लिए कहता है हो तो हल करने पे हम जरूर देखेंगे कि दीर्घवृत्त का प्रश्न हल करते वक्त क्या E का मान 1 से कम आ रहा है, ज़्यादा है। E का मान यदि 1 से कम आ रहा है तो सही है, ज़्यादा आएगा तो गलत होगा फिर। ठीक है, तो E बराबर हो गया C बटा A, या C बराबर हो गया AE। तो नाभि दूरी किसके बराबर होती है, 2C, तो हो जाएगा 2AE। यदि E का मान दिया हुआ हो और E का मान ज्ञात हो तो हम सीधे नाभि दूरी क्या लिख देंगे, 2A लिख देंगे और वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो सकता है। एक देखिए और चीज़ है कि C बराबर हो गया A, C बराबर हो गया AE, तो A स्क्वायर अभी पहले बताया गया है कि A स्क्वायर बराबर क्या होता है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ हल करने के बाद हमारा क्या है, B स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस A स्क्वायर, ध्यान देना है, और E इज ऑलवेज लेस देन A। ठीक, इसका मतलब है कि यदि समीकरण से, दीर्घवृत्त के समीकरण से B मालूम हो, A मालूम हो तो E उत्केंद्रता हम सीधे यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। B स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर, तो यहाँ से भी E का मान हम ज्ञात कर लेंगे, या E दिया रहेगा A रहेगा तो B का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से उत्केंद्रता हो गई आपकी। अब जैसे हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त का मानक समीकरण होता है, परवलय का मानक समीकरण होता है, इसी तरह से दीर्घवृत्त का भी मानक समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। तो दीर्घवृत्त के मानक समीकरण को हम इस तरह से लिखते हैं, ये है मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1।
ये तब होता है जब ए का मान बी से ज़्यादा है, ठीक। तथा तथा जो दोनों नाभियां हैं वह कब हैं, एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। जब भी इस तरह का आएगा, ए का मान बी से ज़्यादा होगा इसका और नाभियां, इसका मतलब कि यदि नाभियां एक्स अक्ष पर स्थित हैं तो फिगर ए बनेगा, समीकरण ए होगा, समीकरण ए होगा और फिगर ए बनेगा, ठीक। यहाँ फिगर का वर्णन जैसे पहले भी देखिए, इसको कहते हैं दीर्घवृत्त का अक्ष या दीर्घाक्ष कहा जाता है। तो दीर्घाक्ष की लंबाई क्या होती है, अभी बताया गया है, ए डैश, दोनों शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है वह दीर्घाक्ष की लंबाई कहलाती है। यहाँ दो शीर्ष क्या है, एक ए है जिसका निर्देशांक क्या होता है, ए कामा जीरो है, ए डैश है इसका निर्देशांक होना चाहिए माइनस ए कामा जीरो। तो दोनों शीर्षों के जो बीच की दूरी होती है वह दीर्घाक्ष की लंबाई होती है। यहाँ लिखा होगा दीर्घाक्ष की लंबाई बराबर 2a। केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। इस स्थिति में जो केंद्र होता है वह मूल बिंदु होता है, ठीक है। देखिए दो नाभियाँ पहले बताया गया है, एक को F1 और F2, ठीक। इसका निर्देशांक F1 का C कामा 0, F2 का माइनस C कामा 0 दोनों एक साथ लिख दिया गया है। तो जो नाभ का निर्देशांक है वो है प्लस माइनस C कामा 0। तो नाभ का निर्देशांक हो गया प्लस माइनस C कामा 0। C सही बताया गया है, ए कामा 0 है माइनस ए कामा 0, तो C का निर्देशांक होता है प्लस माइनस ए कामा 0। दीर्घ अक्ष की लंबाई ए डैश बराबर हो गया 2a, लघु अक्ष की लंबाई है बी डैश, यहाँ से ये होता है 2b, ठीक है। ये लिखा हुआ है, फिर आगे एक टर्म और लिखा हुआ है, देखिए नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब का मतलब क्या हो गया, इसे मान लीजिए दीर्घवृत्त है, नाभि है, तो नाभिलंब का मतलब था कि उसके सबसे नाभि पर लंब नाभिलंब। तो नाभिलंब की लंबाई को 2l बराबर होती है 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए, ठीक। अब प्रश्न में देता अर्धनाभिलंब, मान लीजिए देता है अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब देता है, तो ये लो इसको एल से लिखा जाता है, ये होता है उसका आधा हो जाएगा b² अपॉन ए, ठीक। या अर्ध दीर्घ अक्ष कहता है अर्ध दीर्घ अक्ष, तो उसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ठीक है। अर्ध लघु अक्ष कहेगा तो 2b का आधा क्या हो जाएगा, b, ठीक। इस तरह से जैसा कि प्रश्न में दिया रहेगा उसी हिसाब से हम ए बी का मान नोट करेंगे। अब तो जो यह बताया गया है यह मानक समीकरण है, ये तब है जब ए का मान क्या है, बी से तो ज़्यादा ही है, ए का मान बी से ज़्यादा है और नाभियाँ क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि मानक समीकरण इस रूप में हो, यहाँ पे देखिए x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या था, x² अपॉन a², ये कहाँ है, x² के नीचे है। यहाँ आ गया देखिए इस वाले समीकरण में जो हम समीकरण लिखे हैं वो x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² बराबर 1। यहाँ ए क्या है, यहाँ ए ज़्यादा है, निश्चित ज़्यादा है, लेकिन जो नाभि है वो क्या है, y अक्ष पर स्थित है। तो जब भी नाभि y अक्ष पर स्थित होगी, ठीक है ना, नाभि, तो फिगर हमारा ये बनेगा नाभि, ठीक है। तो ये हो गया दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। और जब हमको समीकरण को या कोई प्रश्न हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी समीकरण दिया हुआ है उसको हम मानक समीकरण के रूप में बदलेंगे। अब वह मानक समीकरण में दो रूप से हो सकता है, या तो इस रूप में आ सकता है या तो इस रूप में आ सकता है। तो जिस रूप में आएगा उसी रूप में बदल करके हम संबंधित राशियों को, चाहे वो नाभि निकालना हो, चाहे शीर्ष निकालना हो, चाहे दीर्घाक्ष निकालना हो, लगभग हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इसे संबंधित
एक प्रश्न को हल करके देखते हैं। ये NCERT प्रश्नावली 11.3 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, ये दीर्घ देखिए, कारा दीर्घ दिया हुआ है। कारा इस दीर्घवृत्त में नाभियों, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई आदि ज्ञात करिए। तो अब सबसे पहले, ये तो पहले से ही मानक रूप में लगभग दिया ही हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दीर्घवृत्त का जो भी समीकरण दीर्घवृत्त का दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। लिखने का मतलब है कि उसको हम किस रूप में लिखेंगे, x² प्लस y² बराबर 1, इस रूप में लिखेंगे हम। सबसे पहला काम है ये, उसको मानक रूप में हम लिख लेंगे, या इस रूप में लिखें या हो सकता है कि दूसरे रूप में हो, x² प्लस b² प्लस y² बराबर 1, दोनों किसी एक रूप में आ जाएगा, तो सबसे पहले उसको हम इस रूप में लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी समीकरण दिया हुआ है उसकी तुलना हम मानक समीकरण से करते हैं। मानक समीकरण से तुलना करके ए और बी, जैसे यहाँ पे a² का मान 36 है तो a का मान 6 हो जाएगा, b² का मान 16 है तो b और हो जाएगा 4। तो a का मान निकाल लेंगे, b का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, c का मान ज्ञात कर लेते हैं। फार्मूले से ये बताया गया है a² बराबर होता है b² प्लस c², तो हम c का मान ज्ञात कर लेंगे। अब जब a निकल जाएगा, b निकल जाएगा और c निकल जाएगा, ये तीनों निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए जो जो निकालना रहेगा, जैसे नाभि का निर्देशांक, तो नाभि का निर्देशांक इस स्थिति में क्या होता है, प्लस माइनस c का मान 0, तो प्लस माइनस c का मान रख दिया गया है। शीर्ष क्या है, प्लस माइनस a का मान 0 होता है, a बराबर 6 है तो हो जाएगा प्लस माइनस x का मान 0। दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है 2a, तो 2a बराबर हो जाएगा 12। लघु अक्ष की लंबाई बराबर होती है 2b, तो हो जाएगा 8। उत्केंद्रता e बराबर क्या होता है c/a होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे। अब कहानी में 5/3, कहानी में 5/3 का मान निकालेंगे तो ये 1 से कम होगा। इसका मतलब है कि ये सही है, क्योंकि दीर्घवृत्त के लिए ई का मान, उत्केंद्रता का मान हमेशा 1 से कम होता है। और नाभिलंब की लंबाई ये 2l बराबर होता है 2b²/a, b a और a का मान करके हम, यदि कहता है अर्ध नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करिए तो हो जाएगा b²/a। ठीक, तो सबसे पहले दिए हुए प्रश्नों को, जो भी प्रश्न दिया रहेगा इस रूप में समीकरण दिया हुआ है तो समीकरण को सबसे पहले हम मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप में बदल करके तुलना करके ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखा गया सी का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जो भी राशि ज्ञात करने के लिए कहेगा, चाहे नाभि ज्ञात करना हो, चाहे केंद्र ज्ञात करना हो, चाहे शीर्ष हो या नाभिलंब की लंबाई हो, हम उसको अच्छी तरह से ज्ञात करें। ठीक, तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और इस टॉपिक से संबंधित जो बताया गया फिलहाल भी प्रश्नों को, चाहे उदाहरण में हो चाहे प्रश्नावली में दिया हुआ हो, हल करें। ठीक है, बाकी की चीज़ें फिर आपको आगे के टर्न पर बताई जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।